हेलो एवरीवन। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एवोल्यूशन। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, थोड़ा सा ये जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, सो इन द लास्ट लेक्चर वी जनरली स्टडीड अबाउट द हेरिडिटी। ओके, हेरिडिटी के बारे में जाना था, एवोल्यूशन का डेफिनेशन के बारे में जाने थे हम लोग, एंड थोड़ा सा जाने थे प्रोटीन्स के बारे में। ठीक है, हाउ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड, ओके, विद द हेल्प ऑफ डीएनए एंड राइबोसोम्स वगैरह, ये सब लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। ओके, सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एवोल्यूशन। ओके, सो इट इज़ समथिंग ग्रेजुअल चेंज राइट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो ये बहुत टाइम लगता है इसको एवोल्यूशन होने के लिए। सो इस लेक्चर में हम बेसिकली बात करने वाले एवोल्यूशन में देर आर सम थियरीज, ओके, सपोर्टिंग द एवोल्यूशन। तो ये सब भी हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विथ द एवोल्यूशन। ओके, सबसे द वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट एवोल्यूशन, ओके, इज द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। राइट, सबसे पहला चीज क्या है? फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ओके, राइट। सो अर्थ का फॉर्म हुआ था अराउंड, यहाँ पर आप देखोगे तो पता चलेगा, द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ। ओके, और ये कब हुआ था? अराउंड 305 बिलियन ईयर्स अगो। ओके, सो इतना पहले क्या हुआ था? अर्थ क्या हुआ था? फॉर्म हुआ था। ओके, आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ओके, क्या हुआ? थोड़ा सा हाइड्रोजन, मीथेन गैस एंड सो ऑन, ये सब बनने लगे, एंड आफ्टर दैट देर वर सम केमिकल रिएक्शंस कैरिड आउट बाय देम, एंड देन वाटर फॉर्म हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया एंड सो ऑन। सो ये सारी चीज़ें क्या होने लगी? एक एक करके एक एक एलिमेंट्स या एक एक कंपाउंड्स बनने लगे। ठीक है, सो आफ्टर दैट यहाँ पर देखेंगे आप तो लिखा है सिंपल कंपाउंड्स विच इज़ हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ओके, सो ये सारी चीज़ें फॉर्म हुई। ओके, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनने लगे। ठीक है, अभी देखो सिंपल कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर वेरी सिंपल, बहुत ज़्यादा उनमें जो प्रोपोर्शन होता है हर एक एलिमेंट का, हर एक चीज़ का, वो फिक्स होता है। ओके, एंड आफ्टर दैट जब कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनने लगा तो ये कॉम्प्लेक्स बेसिकली बोल सकते हैं किससे बना? सिंपल, विद द हेल्प ऑफ सिंपल थिंग। ओके, सिंपल चीज़ें ही मिक्स मिक्स होके क्या बनी रहेंगी? कॉम्प्लेक्स बन गई रहेंगी। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुआ ड्यू टू सम रिएक्शन, ओके, ऑफ द सिंपल कंपाउंड्स। ये सिंपल कंपाउंड्स का ही रिएक्शन था। सिंपल कंपाउंड्स बहुत सारे एक साथ हो सकते हैं, मिक्स होके क्या बनने लगे? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनने लगे। ठीक है, एंड उनका एग्जांपल है शुगर, लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। राइट, सो ये तीन चीज़ है। राइट, दीज आर द थ्री थिंग्स, ओके, जो हम लोग को सिर्फ बोला है एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, एवोल्यूशन में सिर्फ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हमको बोला गया है। राइट, सो द नेक्स्ट इज अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। राइट, अभी देखिए सबसे पहले सिंपल कंपाउंड्स बने, सिंपल कंपाउंड से क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया, एंड आफ्टर फॉर्मिंग द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड उसके बाद होने लगा कुछ, वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी एक साथ आने लगे। ठीक है, नाउ दे स्टार्टेड टू कंबाइन विथ ईच अदर। ओके, सो जब ये कंबाइन होने लगा तो कहीं ना कहीं एक बोल सकते हैं अ काइंड ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ओके, सो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? अ लिविंग थिंग। ओके, एक सेल का कुछ लिविंग पार्ट बोल सकते हो, सम लिविंग मटीरियल, वो आ गया उसमें। ठीक है, लाइफ आ गई कहीं ना कहीं से। आफ्टर दैट उसके बाद से एक फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बन गया। ओके, फर्स्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पर लिखा है मरीन लाइफ। ओके, मरीन लाइफ मीन्स समझ सकते हो इज रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, ये पानी के अंदर हुआ एक लिविंग क्रिएचर आ गया। ठीक है, जो सिर्फ एक ही सेल से बना था। राइट, सो यूनिसेल्युलर का मतलब पता ही है हमको, एंड मल्टी सेल्युलर का भी मतलब पता है। ठीक है, सो जब यूनिसेल्युलर बन गया उसके बाद क्या बनेगा? मल्टी सेल्युलर, एज सिंपल एज दैट। एंड दीज बोथ, दिस multicellular was totally dependent on whom? Unicellular. ओके, यही जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था, अब जैसे हमने देखा सिंपल क्या बन रहा है? सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कन्वर्ट हुआ, वैसे ही जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो एक साथ आए तो एक लिविंग क्रिएचर हो गया। ठीक है, जो यूनिसेल्युलर था, सिंगल सेल से बना था, एंड उसके बाद थोड़ा सा और चेंजेस आया जिसमें थोड़ा सा बोल सकते हैं कि वो लिविंग क्रिएचर था, उसके अंदर और थोड़े बहुत चेंजेस आने लगे, एंड वो किस में कन्वर्ट हो गया? मल्टी सेल्युलर में। ओके,
So the formation of multicellular organism by coordination and interdependence of यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. बेसिकली देखा जाए जो ये मल्टी सेलुलर बना था, दिस ऑर्गेनिज्म वॉज टोटली डिपेंडेंट ऑन होम, यूनिसेलुलर, राइट. सो ये सारी चीज़ें हैं एवोल्यूशन के अंदर, ठीक है. सो दिस इज एक्चुअली द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, ठीक है. लाइफ कैसे फॉर्म हुआ ये उसके ऊपर था. ओके, सो लेट अस कंटिन्यू विथ समथिंग इन मोर डिटेल अबाउट एवोल्यूशन. कौन सी चीज़ें हैं एवोल्यूशन में, कौन सी चीज़ें जो आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं जो बता रहा है कि हाँ हमारा जो एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है, हमारे जो पूर्वज रहे होंगे उनके एंड सो ऑन. सो ये सब एक कॉमन एंसेस्टर थे. तो ये सारी स्टडी करने के लिए हमारे पास 6 एविडेंसेस हैं. ओके, 6 एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन आर देयर. ओके, सो ये हम पढ़ने वाले हैं. और ये 6 एविडेंसेस कौन से हैं? ओके, so basically there are 6 major evidences to prove existence of common ancestor. Okay, so ये कौन कौन से हैं? The very first thing is morphological evidences. Okay, structures में देखेंगे हम लोग similarities in structures. तो basically जब हम किसी चीज़ को कंपेयर करने वाले हैं, ठीक है, इसमें क्या करने वाले हैं, हम बहुत सारे कंपैरिजन करने वाले हैं और इससे हमको पता चलेगा कि प्लांट्स का कॉमन एंसेस्टर क्या हो रहा है, ठीक है, और एनिमल्स का कॉमन एंसेस्टर्स क्या हो रहे हैं, ठीक है. सो ये सब आएगा मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस में. एंड आफ्टर दैट देयर इज एनाटॉमिकल एविडेंस. ओके, बोन्स की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम, ठीक है, तो उसमें भी पता चलेगा. वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ये भी देखेंगे क्या होता है. नेक्स्ट इज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ओके, now this is paleontological evidence. now this is totally dependent on the carbon dating. okay, इससे हम पता करते हैं कोई भी रिमेन है, ठीक है, एनिमल का, राइट. सो उसका स्ट्रक्चर वगैरह रहता है तो हम पता करते हैं ये कितना ओल्ड है, ठीक है. हाउ ओल्ड इज़ द स्ट्रक्चर, जो भी स्टोन पे रहेगा या फिर कहीं पे जो एक्सकवेशंस होते हैं, राइट. फॉसिल्स आपको पता रहेगा, ठीक है. तो फॉसिल्स का एज हम किससे पता करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डेटिंग, जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट कनेक्टिंग लिंक्स. नाउ वी ऑल नो दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर बेसिकली डिवाइडेड इनटू मैनी ग्रुप्स. अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड है ये, ठीक है. सो इनमें से कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो 2 या 3 ग्रुप को कनेक्ट करते हैं, ठीक है. जो उनका हर एक ग्रुप का अलग अलग क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है. सो देर आर सम ऑर्गेनिजम्स, ओके, देर आर सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे शो दैट मेरे को ये भी कैरेक्टरिस्टिक, ये भी ग्रुप का कैरेक्टरिस्टिक्स चल जाएगा, सूट कर जाएगा, सेकेंड ग्रुप का भी चल जाएगा. मीन्स दे आर नथिंग बट दे आर कनेक्टिंग 2 ग्रुप्स. 2 ग्रुप में कुछ तो कुछ डिफरेंस होगा, बट देर आर सम ऑफ द सिमिलैरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ 2 डिफरेंट ग्रुप्स. ओके, ठीक है. सो ये सिमिलैरिटीज़ हो सकता है, तो ये भी पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. ओके, सो ये जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, दिस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है. क्योंकि इनिशियल स्टेज में इफ़ यू टॉक अबाउट अ फिश, इफ़ यू टॉक अबाउट डॉग और कैट और ह्यूमन, किसी भी चीज़ के बारे में बात करो, द एम्ब्रियो लुक्स वेरी सिमिलर. ओके, सो जब एम्ब्रियो बहुत सिमिलर लगता है तो इससे ये समझ में आता है कि जो भी हमारे एंसेस्टर्स रहे होंगे, ठीक है, ये एक कॉमन एंसेस्टर्स थे, ठीक है, राइट. सो लेट अस प्रोसीड विद द फर्स्ट थिंग, मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, राइट. सो यहाँ पर दिख रहा है, मैंने चार्ट बना के रखा है, ठीक है. द फर्स्ट सेज अबाउट, राइट, प्लांट्स एंड दिस इज अबाउट एनिमल्स. ओके, सो प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में दिया है. सो प्लांट्स में बेसिकली इफ़ यू सी, ध्यान से अगर देखी जाए तो लीफ शेप के बारे में, ठीक है. इफ़ यू सी द शेप ऑफ द लीफ, बहुत सारे पत्ते जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, सेम नहीं. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलैरिटी एंड, ओके, सिमिलर होना और सेम होने में फ़र्क होता है, ठीक है. नेक्स्ट इज लीफ वेनेशंस एंड लीफ पेटियोल्स. तो ये जो भी है बेसिकली 3 चीज़ें हैं जो हमको बताया गया. प्लांट्स में क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, लीफ का शेप, स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड लीफ वेनेशंस, ओके, लीफ पेटियोल एक्सेट्रा. सो दीज आर द थिंग्स जो प्लांट्स में क्या दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं. ओके, अच्छा, एनिमल्स में क्या है? एनिमल्स में इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, ओके,
माउथ का स्ट्रक्चर देखो, पोजीशन ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ नोस्ट्रिल, ईयर पिन्ने एंड थिकली डिस्ट्रीब्यूटेड हेयर्स ऑन देयर बॉडी। ओके, सो इफ यू सी, अगर कंपेयर किया जाए ह्यूमंस को विथ डॉग्स, ओके, हम तो बोलते भी हैं नॉर्मली ना ऐसे, ठीक है। सो जैसे कुछ ह्यूमंस, अगर किसी ह्यूमन बॉडी को मैं कंपेयर करूँ डॉग्स के साथ, ठीक है, सो बेसिकली इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ आईज एंड माउथ का स्ट्रक्चर देखो, सो इससे समझ में आता है कि कुछ तो सिमिलैरिटी है, ठीक है, ऐसे ही नहीं बोल दिया है किसी को, बराबर। सो देर आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज एनिमल्स, ओके। सो ये था अबाउट मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, ओके, यू हैव टू रिमेंबर द वेरी सेम वे, ठीक है। प्लांट्स में भी कुछ सिमिलैरिटी है, एनिमल्स में भी कुछ सिमिलैरिटी है, और ऐसे ही आपको क्या करने हैं, रिमेंबर, याद रखने हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एनाटॉमिकल एविडेंस, ओके, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एनाटॉमिकल एविडेंस, राइट। सो एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब क्या है, देर इज similarity in structure of bones and bony joints in organs of those animals, okay, those animals nahi, of these animals, okay. Hence this similarity indicates that these animals may have common ancestor, okay. So if you see human hand, okay, cat's foreleg, okay, patagium of bat, फ्लिपर ऑफ व्हेल। सो इफ यू कंपेयर ऑल दिस थिंग्स, सो आप देखो, इधर थोड़ा ध्यान दो, इधर देखो, ओके, एंड जस्ट सी हियर, राइट। सो ये जो पहली चीज़ मेरे को दिख रही है कि ये देखो, जो बोन्स है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में दिख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पर देखो 1 2 3, ओके, दिस इज 1 2 3, राइट, एंड इधर देर आर मैनी, ओके, राइट, बट यहाँ पर अगर देखोगे तो अगेन 3 दिख रहा है हमको। सो इससे क्या समझ में आ रहा है कि देर आर सम सिमिलैरिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स, ओके। सो इससे भी ये समझ में आता है कि हाँ, हमारे जो भी एंसेस्टर्स रहे होंगे ये क्या है, कॉमन रहे होंगे, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर बोन्स का भी जॉइंट देख लो, इफ़ यू सी हियर ऑल्सो बोन्स का जॉइंट, इट लुक्स अ काइंड ऑफ सिमिलर, ओके, ये सिमिलर दिखता है, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड ऑन द थर्ड थिंग, एनाटॉमिकल एविडेंस में मतलब क्या था, एनाटॉमिकल एविडेंस मतलब सिमिलैरिटी इन बोन्स एंड बोनी जॉइंट्स, ओके। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, बोन्स और बोनी जॉइंट्स में क्या सिमिलैरिटी है, ओके। नेक्स्ट इज अबाउट वेस्टिजियल ऑर्गन्स, ओके। व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन, सबसे पहले इसका डेफिनेशन, बिकॉज मैनी अ टाइम्स ये डेफिनेशन आ चुका है, ठीक है, और हम लोग हर बार बोलते हैं कि आपको ये डेफिनेशन क्या करना पड़ेगा, अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है, राइट। सो लेट्स सी व्हाट आर वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स आर degenerated और underdeveloped useless organs of organisms, okay, ये क्या है, degenerated और underdeveloped useless organs, ओके। सो ये सब ऑर्गन्स जो भी यूजलेस हैं, जो भी अंडर डेवलप्ड हैं, जो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो सके, ठीक है। नाउ अब पूछोगे कि सर ये प्रॉपरली डेवलप क्यों नहीं हो सकते, क्यों नहीं हुए प्रॉपरली डेवलप, ओके। सो इसका एक चीज़ है क्यों डेवलप नहीं हुआ, राइट। जैसे एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ओके, सिंपल सी चीज़, ओके। नाउ जस्ट ट्राई टू इमेजिन कि देर आर 2 ऑर्गेनिजम्स, ओके, वन इज़ इन न्यूट्रिएंट रिच मीडियम, बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट्स है, उसके आजू बाजू का एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो अच्छे से जी सकता है, ठीक है। वाइल द अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरा जो ऑर्गेनिज्म है उसको मैं लेस रिच मीडियम में रख रहा हूँ, ठीक है। तो जब वो लेस रिच मीडियम में रहेगा, सो जस्ट ट्राई टू इमेजिन, थोड़ा सोचिए कि कौन सा सबसे स्ट्रांग रहेगा, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रांग तो ये समझ में आ गया, हाँ सर, जो लेस रिच मीडियम में रहेगा वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। क्यों स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एडेप्टेशन, ओके। ये एडेप्टेशन होता है, एडेप्टेशन मीन्स आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को कोई भी एनवायरनमेंट दे दो, ठीक है, आफ्टर सर्टेन टाइम दे विल अडेप्ट इन दैट एनवायरनमेंट, ओके। ये पहला चीज़ होगा। सेकेंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, सेकेंड जो चीज़ होगा वो क्या होगा, थोड़ा और सोचते हैं। जैसे जो न्यूट्रिएंट रिच मीडियम था उसमें क्या हो जा रहा है, उसमें ऑर्गेनिज्म को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट।
सो ऑर्गेनिज्म ऐसे ही बैठे रहेगा, उसको तो न्यूट्रिएंट प्रॉपरली मिल रहा है, सो वो ईजिली ग्रो हो जाएगा, ईजिली अपने आप को डेवलप कर सकता है, राइट। बट यहीं पे जो दूसरा ऑर्गेनिज्म था उसको लेस रिच मीडियम में रखा है, बहुत कम न्यूट्रिएंट्स हैं उधर, ठीक है। तो उसको क्या बहुत ही उसके लिए संघर्ष करनी पड़ रही है, ठीक है। सारे न्यूट्रिएंट्स को कैसे जुटाऊं, कैसे अपना खाना कंप्लीट करूं। सो इसको बोल सकते हैं कि इसको बहुत झेलना पड़ रहा है, राइट। सो ये जब झेल रहा है तो हम बोल सकते हैं कि हाँ इसके अंदर बहुत ज़्यादा ये रहेगा, ये मोटाइल रहेगा, ठीक है। मोटाइल मीन्स व्हाट, इधर उधर भटकेगा खाने के लिए, राइट। सो जब ये इधर उधर भटकेगा तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि जो पहला वाला ऑर्गेनिज्म था और ये इनमें डिफरेंस आ जाएगा। एक तो जगह पे बैठा रह रहा है, मतलब उसके लेग्स कुछ यूज़ के ही नहीं है ना। लेकिन जब ये सेकंड ऑर्गेनिज्म है, इसका लेग्स देख रहे हो यूज़ में है ना, इसको इधर उधर जाना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है, राइट। सो बेसिकली बोल सकते हैं उसका जो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म था इसके अंदर कोई चेंजेस आया ही नहीं, ठीक है। और इनमें जब रिप्रोडक्शन हुआ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म में तो दे आर बोथ सिमिलर, सेम टू सेम, ठीक है, बराबर। बट अगर ये सेकंड वाला था, सेकंड वाले के अंदर क्या, जो इसके लेग्स क्या होने लगे, डेवलप होने लगे, ब्रेन भी डेवलप होने लगा। क्यों डेवलप होने लगा? क्योंकि ये ढूंढना लगा ना कुछ ऐसे ट्राई करने लगा कि हाँ मुझे ये चाहिए, फूड चाहिए या वगैरह वगैरह जो भी चीज़ है, ठीक है। सो ही स्टार्टेड स्ट्रगलिंग। सो इससे समझ में आता है कि हाँ ये चेंजेस कैसे आया ऑर्गेनिजम्स में, एनवायरनमेंट के वजह से आया। किसकी वजह से आया? एनवायरनमेंट की वजह से। नाउ द वेरी फॉर्मेशन ऑफ अर्थ से लेके आज तक, राइट, ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, ठीक है। एंड द वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, आने वाला फ्यूचर हमारा जो भी ह्यूमंस का है, आने वाला फ्यूचर it looks like very similar to the aliens, okay. If you will search it on Google, you will come to know that जो आने वाले 3000 या 3000 जो years होगा, ठीक है, अभी 2020 या 2000 ये सब चल रहा है, ठीक है, राइट। सो दिस इज 21st सेंचुरी। सो इन 30th और 35th सेंचुरी या 31st सेंचुरी में क्या होगा, राइट। तो उसमें अगर आप देखोगे इमेजेस तो पता चलेगा कि देर काइंड ऑफ दे लुक लाइक एन एलियन, जो हम इसमें देखते हैं, आप कार्टून्स में देखते हो, मूवीज़ में देखते हो, तो वैसे, ठीक है। सो इट लुक्स लाइक द सेम थिंग। भाई ये तो एलियंस में कन्वर्ट होते जा रहे हैं ना। वाई? बिकॉज यूजलेस ऑर्गन्स का अगर कुछ एग्जाम्पल की बात करूँ तो इफ़ यू सी ईयर मसल्स, ओके, टेल बोन एंड अपेंडिक्स, ये ह्यूमंस के अंदर का एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। सो ये तीन चीज़ें हैं, दीज आर बेसिकली द अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स, द यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ओके। सो बेसिकली अगर किसी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिएंट रिच मीडियम नहीं मिला तो क्या होगा? डेवलप नहीं होगा प्रॉपरली, ठीक है। एंड ये कुछ टाइम तक तो रहेगा ही, ठीक है। दिस सेम ऑर्गन विल बी लाइफ फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, बट उसके बाद से क्या होगा? एवोल्यूशन की वजह से चेंज हो जाएगा ना, उसको कुछ यूज ही नहीं है, ठीक है। नाउ लेट्स सी, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सडन डेवलपमेंट ऑफ न्यू टिश्यूज और ऑर्गन्स फॉर लिविंग इन चेंजिंग एनवायरनमेंट इज नॉट पॉसिबल। ऑफ कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। सो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो सडन चेंज, तुरंत अचानक से चेंज हो जाएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल इसका बेसिक सा देता हूँ। इमेजिन इफ यू गो टू अ वेरी कोल्ड प्लेस, और इफ यू आर इन अ कोल्ड प्लेस यू सडनली गो टू अ वेरी वार्म प्लेस, राइट। सो आप अगर दोनों टाइम पे जाओगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, राइट। स्टार्टिंग के टाइम में हो सकता है आपको बुखार लगे, आपका तबीयत खराब हो, राइट। सो उससे क्या समझ में आता है कि अगर अचानक से आपका मैं एनवायरनमेंट चेंज कर दूं, अचानक से आपका टेम्परेचर चेंज कर दूं, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, ओके। 3-4 दिन आपको उसमें अडेप्ट करने के लिए लग जाएगा, राइट। सो इससे ये भी समझ में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अचानक से अगर मैं एनवायरनमेंट उसका चेंज कर दूं तो उसमें तुरंत डेवलपमेंट तो नहीं आएगा, ठीक है। इट विल टेक टाइम, राइट, ओके। So instead, existing organs undergo gradual changes. Mostly a specific structure in the body is useful under certain situations. Okay. However, some structure under different situation may become useless or even harmful. Right? Okay. ठीक है.
सो इससे समझ में आता है, ठीक है, इससे समझ में आया क्या कि अगर अचानक से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का मैं एनवायरनमेंट चेंज कर दूँ या सराउंडिंग चेंज कर दूँ, तो जो सेम ऑर्गन्स हैं, ठीक है, जो अभी नया ऑर्गन तो तुरंत नहीं आ सकता ना, बट जो सेम ऑर्गन है ये क्या करेगा, ये अपने आप को मॉडिफाई करेगा, राइट, इट विल मॉडिफाई इटसेल्फ, और ये सेम चीज़ अपने आप को मॉडिफाई करके उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए क्या बना लेगा, फिट बना लेगा, राइट, कंफर्टेबल बना लेगा, ठीक है। तो अचानक से चेंजेस किसी ऑर्गन्स में नहीं आ सकता, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ओके। सो लेट्स गो ऑन फर्दर थिंग विच इज पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, ओके। सो ये एविडेंस क्या है, दिस इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ बेस्ड ऑन फॉसिल्स, ओके, the remains of plants and animals are known as fossils, okay, right. So देखते हैं क्या लिखा है, fossils are the remains of plants and animals, comma fungi, bacteria, single celled living or things that have been replaced by rock materials or impressions of organism preserved in the rock, ओके। सो बेसिकली इसमें क्या होता है, हम फॉसिल्स के थ्रू स्टडी करते हैं जो भी उनका इम्प्रेशन रॉक पे है और उसको हम लोग ने प्रिजर्व करके रखा है, ठीक है। नाउ इसमें क्या यूज़ होता है, इसमें जो भी बेसिकली यूज़ होता है दैट इज़ ओके कार्बन डेटिंग, इसमें अगर देखोगे, ठीक है। नाउ कार्बन डेटिंग इज़ this method is used for determining the age of fossils and manuscript, okay. so basically ये जो भी fossil है, ठीक है, इसको इसका एज क्या है, कितना ओल्ड है ये, so इसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, कार्बन डेटिंग, ओके। नाउ कार्बन डेटिंग क्या है और ये किस पे बेस्ड किस पे है, सो बेसिकली हमको सिर्फ इसी पे पता चला है कि ऑन व्हाट थिंग इट इज़ बेस्ड, ओके। ओके, सो कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन डेटिंग इज अ मेथड विच इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द एज ऑफ द फॉसिल, ओके। सो यही कार्बन डेटिंग से हम पता करते हैं कि हाउ ओल्ड दिस फॉसिल इज, ओके, एंड दिस मेथड वर्क्स ऑन रेडियो एक्टिव डिके, राइट। ये किसके ऊपर काम करता है, रेडियो एक्टिव डिके के ऊपर काम करता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके, राइट। और ये बेसिकली रेडियो एक्टिव डिके विच इज़ नेचुरली ऑकरिंग C14 एंटी एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय विलियर्ड लिबी, ओके। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हो सकता है आपके फिलअप वगैरह में आए, राइट। और एक और चीज़ है, ही गॉट नोबल प्राइज़, ओके, इस चीज़ के लिए उनको क्या मिला था, नोबल प्राइज़ भी मिला था, ओके। ये जो भी मेथड बनाया उन्होंने कि फॉसिल का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसका एज कैसे पता चले, तो कैसे पता किया, बाय विद द हेल्प ऑफ द मेथड कॉल्ड कार्बन डेटिंग, ओके, विच इज़ टोटली बेस्ड ऑन रेडियो एक्टिव डिके ऑफ नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड, ओके, राइट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट इज़ अबाउट कनेक्टिंग लिंक्स, ओके, जिसमें हम बेसिकली ये समझने वाले हैं कि दो ऑर्गेनिजम्स के बीच का कनेक्शन, ओके। ये याद रखना, दो डिफरेंट ग्रुप्स, जो ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो दो डिफरेंट ग्रुप्स, ओके, उनके बीच का क्या है, बोल सकते हैं सिमिलैरिटी, दोनों का सिमिलर ये चीज़, ठीक है। सो सम प्लांट्स एंड एनिमल्स, राइट, some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups, okay, hence they are called as connecting links. So these organisms are basically connecting links between two different groups, okay। जो organisms के group हैं, इनके दो group का अगर कोई एक organism दोनों group में आ जा रहा है, ठीक है, so वो हम लोग बोलते हैं this organism is a connecting link, okay। so example के तौर पे peripatus, okay, so characters like segmented body, thin cuticle and parapodia, ठीक है, like organs present, इसके अंदर का organs ये सब present है, okay। similarly this animal shows tracheal respiration and open circulatory system similar to एंथ्रोपोड्स, ओके। सो ये एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का, एंथ्रोपोड्स, ओके, राइट। सो ये बताता है पेरिपेटिस क्या है, एक कनेक्टिंग लिंक है एनेलिडा में एंड एंथ्रोपोडाज में, ठीक है। सो ये और अच्छे से आपको कब समझ में आएगा, ओके, व्हेन
आपको ये सब चीज़ कब समझ में आएगा, राइट? सो ये बेसिकली आपको तब समझ में आएगा जब आप सिक्स्थ चैप्टर करोगे, ठीक है? सो बेसिकली जो सिक्स्थ चैप्टर है, ठीक है, सिक्स्थ चैप्टर जिसमें एनिमल क्लासिफिकेशन है, तो इसमें आपको प्रॉपरली और अच्छे से समझ में आएगा, राइट? नेक्स्ट इज अबाउट एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। ओके, सो बेसिकली क्या है, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ स्टेजेस विच इज़ वर्टिब्रेट्स अब यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? सो इफ़ यू सी, अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए, ठीक है, राइट? सो बेसिकली यहाँ पर क्या दिया है, इस साइड में हमको दिया है अर्ली एम्ब्रियो, राइट? दिस इज नथिंग बट ये साइड पे पूरा क्या दिया है, अर्ली एम्ब्रियो दिया है। ओके, सो फिश का एम्ब्रियो देखो। नाउ ट्राई टू फिगर आउट दिस, ये सारे चीज़ों में हमको दिख रहा है क्या, सिमिलैरिटीज़ दिख रहे हैं, राइट? सो दिस इज़ नथिंग बट ये भी एक बोल सकते हैं सुटेबल सा एग्जाम्पल बन जाता है, जो बताता है कि हमारे एंसेस्टर्स रहेंगे, वो रहे होंगे, वो कैसे होंगे, एक कॉमन होंगे, राइट? सो ये अर्ली एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो स्टार्टिंग में फॉर्म होता है, ठीक है, सो उनका स्ट्रक्चर दिया है, राइट? सो अगर स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखोगे तो इट लुक्स लाइक वेरी सिमिलर टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, ठीक है? सो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, जो एम्ब्रियोज इन अर्ली स्टेज बहुत ज़्यादा सिमिलर है, एंड आफ्टर दैट सम चेंजेस, उसके बाद कुछ चेंजेस आने लगता है। ये देखो मिड स्टेज पे ये दिया है, ठीक है? सो मिड स्टेज पे ये रहा, और ये मैच्योर एम्ब्रियोज, तो मैच्योर एम्ब्रियोज का देख सकते हो, फिश, सैलमेंडर, टॉर्टोइस, चिकन एंड ह्यूमन। बट इन द इनिशियल थिंग, अगर स्टार्टिंग की मैं बात करूं, ठीक है, द वेरी फर्स्ट स्टेज, अगर अर्ली स्टेज या फर्स्ट स्टेज की बात करूँ, तो सारे एम्ब्रियोज तो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहे हैं, राइट? सो इससे भी पता चलता है, क्या पता चलता है कि जो एम्ब्रियोज हैं, ठीक है, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सिमिलर हैं, ठीक है? सो इससे भी पता चलता है कि वो एम्ब्रियोज में भी थोड़ा थोड़ा चेंजेस आने लगा, तो इसके वजह से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स बनने लगे, राइट? सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डार्विन्स थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ओके, डार्विन का थियरी पढ़ने वाले हैं। ओके, उसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लमार्किज्म। ओके, ये क्या है, स्पेसिएशन and human evolution. Okay, so these are the things we are going to discuss in the next module. Okay, right? Till then, just try to go through your textbooks. Okay, textbooks से जाओ, just compare the things. Okay, after comparison you will come to know that yes, यही सारी चीज़ें तो है, ठीक है, but खाली textbook का एक चीज़ है जो थोड़ा सा difficult हो जाता है, is the words given in the textbook. ओके, सो हमको सिंपल चीज़ों पे फोकस करना है, राइट? ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जस्ट शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स। ओके, राइट? स्टे ट्यून्ड एंड यस, we'll update you as soon as possible. Okay, so thank you so much. Let's see you in the next lecture.